जय मातृभूमि बंधुओं, वंदे मातरम, वंदे भारतम। महान भारत राष्ट्र के मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज हम राष्ट्रभक्त बलिदानियों की परंपरा की एक और कड़ी को जोड़ते हैं। इस कड़ी को जोड़ने से पहले मैं आज पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मातृभूमि सेवा संस्थान का, और इस श्रृंखला को प्रारंभ करता हूं और चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप इस श्रृंखला से जुड़ें, और आप जुड़े ही नहीं, इस जुड़ाव को राष्ट्र के अनन्य राष्ट्र भक्तों तक लेकर के जाएं, तब जाकर के हमारा ये अभियान सफल होगा, हमारा ये प्रयास सार्थकता को प्राप्त होगा। लीजिए बंधुओं, प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। बचपन से जिसकी आंखों में विप्लव की विरल कहानी थी, बचपन से जिसकी आंखों में विप्लव की विरल कहानी थी, वह भूमि सुता भवभूति भवानी, वह भूमि सुता भवभूति भवानी झांसी वाली रानी थी, वह भूमि सुता भवभूति भवानी झांसी वाली रानी थी। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले परिचय में भी आप लोगों को बताया था कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं कि हमने उस महान राष्ट्र में जन्म लिया है जिस राष्ट्र का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है। मगर यहाँ मैं आपको अपने सौभाग्य की एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी बड़े बड़भागी हैं कि हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहाँ शक्ति पीठों के साथ साथ शौर्य के शिवालय भी स्थापित हैं, और इन्हें स्थापित करने वाले और कोई नहीं, आप और हमारे बीच से निकले हुए भारतीय जनमानस के लोग ही हैं। लीजिए मित्रों, बात प्रारंभ करता हूँ अपनी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते, गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधुओं, आज पुनः हमारे महान देश भारत के गौरवशाली अतीत और अनुकरणीय बलिदानों का वर्णन करने का मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा मुझे जो सौभाग्य प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं हृदय से मातृभूमि सेवा संस्थान को आभार ज्ञापित करता हूं, तथा ईश्वर से कामना करता हूं कि इस संगठन के पवित्र उद्देश्यों से अनुप्राणित होकर प्रत्येक भारतवासी भारत के उत्कर्ष के गौरवशाली अध्याय लिखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे। बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक हमारा यह प्रयास अनन्य भारतीय राष्ट्रभक्त भारतीयों के बीच में जाकर के नहीं प्रलवित होगा, तब तक यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मातृभूमि सेवा संस्थान की राष्ट्रवादी चेतना से अनुप्राणित होकर मैं आज पुनः आपके समक्ष ऐसी बलिदानी गाथा लेकर प्रस्तुत हूं जिसकी पृष्ठभूमि के प्रारंभ ने ही अंग्रेजी साम्राज्य के समक्ष एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत कर दी थी जिससे पार पाने के लिए गौरों को लोहे के चने चबाने पड़े थे। जिस मनस्विनी के स्तुत्य बलिदान ने, इस महामनस्वी के स्तुत्य बलिदान ने सुसुप्त भारत की शिराओं में खोलते हुए लहू का प्रवाह पैदा कर दिया था, और वही प्रवाह आजादी के शंखनाद के रूप में प्रतिध्वनित होकर संपूर्ण भारत में गूंज उठा तथा भारत से विदेशी साम्राज्य के पतन की कहानी का प्रथम पृष्ठ बना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी महामनस्विनी, मर्दानी, मणिकर्णिका महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। लीजिए मित्रों, कि भारतीय वसुंधरा को अपने उत्कृष्ट बलिदान से गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है, सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकते, उसे अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसके आदर्श बड़े सर्वोच्च होते हैं, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही वीरांगना थी महामनस्विनी, मर्दानी, मणिकर्णिका महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित रहा, जिनका कृतित्व भारतीय जनमानस की चेतना को राष्ट्र चेता बनाने में समर्थ और अनुकरणीय रहा है। आइए मित्रों, उसी महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, महामनस्विनी मर्दानी की जीवन गाथा को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उस महान वीरांगना ने जिसकी बलिदानी गाथा को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गाता है। आपने भी अपने
बचपन में, शैशव काल में, पाठशालाओं में उस कविता की पंक्तियां अवश्य पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी जी चौहान की अमर पंक्तियां इस बलिदान को भारतीय जनमानस में सदा सदा के लिए अमर बना गई है। ये कविता का पवित्र उद्देश्य सफल हुआ है मित्रों। लेकिन ठहरो, यहां मैं बात करना चाहता हूं अपनी बहनों से, यहाँ मैं बात करना चाहता हूं भारत की नारी शक्ति से, यहाँ मैं बात करना चाहता हूं उस नारी शक्ति से जिसको भारत के अंदर दुर्गा, चंडी स्वरूपा कहा जाता है, शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। उस नारी शक्ति से मैं दो बात करना चाहता हूं, उसके बाद इस परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे भारत की ललनाओं से, मैं पूछना चाहता हूं भारत की उन बालिकाओं से, मैं पूछना चाहता हूं उस महान नारी शक्ति से, पल्लवित इस राष्ट्र की महान नारियों से, कि क्या इस देश की ललनाओं ने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को अपने जीवन का आदर्श बनाया? क्या आपने झांसी की रानी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया? विश्वास करो मित्रों, 100% हमारी ललनाओं का उत्तर होगा नहीं। बहुत मरी हुई आवाज में उनके मुंह से आवाज निकलेगी, मगर मैं यहां पर मेरी एक ऐसी बहन को भी जानता हूं, उसके नाम का उल्लेख करने में मुझे यहां कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कासगंज उत्तर प्रदेश की रहने वाली मेरी बहन एक समीक्षा सिंह जादौन है, जिसके तेवर देख करके मुझे लगता है कि शायद वापस इस धरती पर झांसी की रानी का प्रादुर्भाव हो गया है। मैं उस बहन को प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं पूछता हूं ललनाओं से कि क्या उन्होंने अपने जीवन चरित्र में महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को आत्मसात करने का प्रयास किया है? कि यदि हां में उत्तर होता मित्रों, तो इस देश के अंदर बलात्कार, व्यभिचार की घटनाएं नहीं होती, इस देश की चौपालों पर दुराचार की कहानियां नहीं लिखी जाती। यह उत्तर नामे है, यह उत्तर नामे है, यह उत्तर नामे है। और क्यों है? इसका कारण है वही वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे पास नहीं आने दिया, हमें दूर रखा हमारे उस गर्व से, हमारे उस गौरव से, हमारे उस अभिमान से, और इसलिए दूर रखा कि कहीं हम हिंदुस्तानी उस गौरव का अनुसरण करके वापस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच जाए। हमें बहलाया गया, हमें फुसलाया गया, और यही कारण है कि आज हमारी बहनों के आदर्श हैं इस आभासी दुनिया के, इस फिल्मी दुनिया की वो नायिकाएं जिनका चरित्र, चाल और चेहरा सब पहचानते हैं। काश इन आभासी दुनिया की नायिकाओं में भी उन्होंने अगर कंगना रनौत को अपना आदर्श बना लिया होता, तब भी मुझे गर्व की अनुभूति होती। बहनों, आज इस देश के अंदर जो बलात्कार की, व्यभिचार की, दुराचार की घटनाएं बेलगाम बढ़ती जा रही है। 4-4 वर्ष की मासूम बच्चियों को भेड़िए उठा करके ले जाते हैं, नौच कर, कसौट कर, उनका बलात्कार करके उनकी गर्दन मरोड़ कर नालियों में फेंक जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण मैं केवल मात्र आपको ठहराता हूं, आपकी कमजोरी को ठहराता हूं, आपकी उदासीनता को ठहराता हूं। आप में से अगर किसी ने भी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया होता, किसी दरिंदे का दुस्साहस नहीं होता कि वो आपके कौमार्य की तरफ बुरी आंख उठा लेता। अरे आंख उठाना तो बहुत दूर की बात है, आपके नजदीक होकर के निकलने का साहस भी नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी ही रही है। मैं आज आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी बहनों जागो, आप अपने जीवन के अंदर दुर्गावती, मैनावती, लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा जैसे आदर्शों को उतारने का प्रयास करो। उस दुर्गावती को उतारने का प्रयास करो जिसने कामुक अकबर की कामुकता का मुंह तोड़ उत्तर रण क्षेत्र में दिया। अरे आप उस किरण देवी को अपने जीवन चरित्र का आदर्श बनाने का प्रयास करो जिसने उस कामुक नौरोज का मेला लगाने वाले कामाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी अकबर को जमीन पर गिराकर छाती पर कटार खींच करके बैठ गई और उससे वचन लिया कि जब तक नौरोज का मेला बंद नहीं कर दूंगा, मैं तुझे प्राणदान नहीं दूंगी। काश आपने किसी ने ऐसा साहस दिखाया होता तो ये दुराचारियों का दुस्साहस आपके शील की तरफ हाथ बढ़ाने का नहीं होता। आपने लक्ष्मीबाई जैसा चरित्र अपना बनाया होता तो कोई भी आपके पास फटकने से पहले 10 बार सोचता। बहनों, महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र तो आपको कहीं भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, मगर मेरा स्वभाव है कि मैं वो बात करना चाहता हूं कि उस जीवन चरित्र से हम सीखना क्या चाहते हैं। केवल पढ़ना उसकी इतिश्री नहीं है, वो महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमारी श्रद्धांजलि नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमारी श्रद्धांजलि तब होगी जब हम महारानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप हमारे अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। लीजिए बहनों,
मैं आज सबसे आज एक संकल्प लेना चाहता हूं, और संकल्प लेने के लिए मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। इन 4 पंक्तियों का आप अपने जीवन में उतार लेना। विश्वास करना बहनों कि कोई दरिंदा आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। कि बनकर दुर्गा रणचंडी अब तुझको ही आना होगा, बनकर दुर्गा रणचंडी अब तुझको ही आना होगा। झांसी वाली रानी के पौरुष को दोहराना होगा कि दुराचार की चौपालों पर हान बचाने अबला की कंगन के कोमल हाथों को तलवार उठाना होगा, कंगन के कोमल हाथों को तलवार उठाना होगा, कंगन के कोमल हाथों को तलवार उठाना होगा। बहनों, अपने इस भाई का ये निवेदन स्वीकार करके आप आज से अपने जीवन के आदर्शों को बदलने का प्रयास करना, कोशिश करना कि कोई दुर्गावती, कोई मैनावती, कोई चेन्नमा, कोई लक्ष्मीबाई, कोई किरण देवी आपका आदर्श बने, और आपके द्वारा अपनाए जाने वाले इन आदर्शों से समुचित मानवता की रक्षा का संकल्प सिद्ध हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम उस महान वीरांगना, महामनस्विनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के थोड़े से जीवन चरित्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र तो बंधुओं, बहनों, महाकाव्यों के लिए भी समेटने में मैं सोचता हूं कि समर्थ नहीं है। कितने ही महाकाव्य उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखे जाएं तो कम है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे इतिहासकारों ने कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया। एक वृंदावन लाल शर्मा का उपन्यास हमें पढ़ने के लिए मिलता है, या भट्ट जी जो कि उस समय झांसी के किले में मौजूद थे जिस समय झांसी जल रही थी, उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ने को मिलती है। अन्यथा झांसी की रानी का इतिहास हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। तो लीजिए, बहुत कम शब्दों में हम केवल थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करेंगे, क्योंकि आपके हमारे बीच में समय की बाध्यता होती है। राकेश जी कहा करते हैं कि आप समय बहुत ले लेते हो, मैं क्या करूं, मेरी तो बात ही समाप्त नहीं होती। आपसे बात करने का जितना प्रयास करता हूं, बात अधूरी रह जाती है। तो लीजिए मित्रों, अब प्रयास करते हैं कि कम समय में, कम शब्दों में मैं आपको उस महान वीरांगना का परिचय दे पाऊँ जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रथम चिंगारी को ज्वाला बनाने का प्रयास किया था। महारानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी महाराजा गंगाधर राव नेवलकर की पत्नी थी, और ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना भी थी। प्रथम वीरांगना या प्रथम शहादत जो 1857 के संग्राम में जिस महिला क्रांतिकारी ने दी थी, वो रानी अवंतीबाई थी, और ये दूसरी शहादत हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दी थी। इन दोनों महान वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं मैं, और प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम मणिकर्णिका तांबे था, इन्हें मनु कहा जाता था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की द्वितीय शहीद वीरांगना के रूप में इनको जाना जाएगा। प्रथम शहीद वीरांगना के बारे में आपको बता चुका हूं कि रानी अवंतीबाई लोधी थी, जिनकी शहादत 20 मार्च 1858 को हुई थी, और महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान 18 जून आज के दिन 1858 में मात्र 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और वो बलिदान का स्थान था कोट की सराय ग्वालियर के पास। सोनरेख नाम का एक नाला जहां पर बहता हुआ जाता है, उसके पास कोट की सराय का नामक एक स्थान था। वहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, और अंतिम युद्ध में इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपका विवाह झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। संतान के रूप में आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम दामोदर राव था, मगर 4 माह की अल्प अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से व्यथित महाराजा गंगाधर राव ने भी यानी कि बिस्तर पकड़ लिए। रुग्णता की अवस्था में जब उनके जीवन की कुछ ही सांसें शेष थी, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के पुत्र आनंद राव को गोद लिया, और अपने पुत्र की स्मृति में उसका नाम उन्होंने दामोदर राव रख लिया। महारानी लक्ष्मीबाई के पिता थे मोरोपंत तांबे, जो कि मराठा बाजीराव पेशवा द्वितीय की सेवा में रहते थे, और इनकी माता थी भागीरथी सापरे। यहाँ पर मैं उस पिता को शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिस पिता ने महारानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाया। बंधुओं, हर व्यक्तित्व के निर्माण में जितना योगदान एक माँ का होता है, उससे कम योगदान किसी पिता का नहीं होता। महारानी लक्ष्मीबाई की माता का स्वर्गवास 4 वर्ष की अवस्था जब महारानी लक्ष्मीबाई की थी, उसी समय हो गया था। माँ के अभाव में, माँ के वियोग में वियोगित बालिका अल्प अवस्था में ही पिता के साथ
महाराजा बाजीराव पेशवा के दरबार में जाने लग गई थी। इनके चंचल स्वभाव और सुंदरता के कारण ये वहाँ पर सबकी चहेती बन गई और वहाँ पर इनको सब छबीली के नाम से जानने लग गए। और नानाजी पेशवा और तात्या टोपे के साथ ही इनकी तीक्षा दीक्षा और शस्त्र विद्या प्रारंभ हुई। उनके साथ ही इन्होंने अश्वारोहण, हाथी पर चढ़ना उतरना, खेलना कूदना, तलवारें चलाना, तीर चलाना, भाले चलाना, ये सब सीखा और इनमें निष्णात निपुणता प्राप्त की। इतनी निपुणता कि नानाजी और तात्या टोपे को भी अपने द्वंद्व युद्ध में परास्त कर देती थी। प्रतिभावान मनु बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली। नाना साहब और तात्या के साथ इसका द्वंद्व देखने लायक होता था। सन 1842 में इनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह उपरांत ही इनका नाम बदल करके मणिकर्णिका मनु या छबीली से लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। 1853 में राजा गंगाधर राव के अस्वस्थ रहने के कारण दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और गोद लेने की रस्म मेजर एलिस, जो कि उस समय अंग्रेजी शासन का वहाँ पर प्रतिनिधि था, उसकी मौजूदगी में हुई। संपूर्ण दस्तावेज बना करके अंग्रेज साम्राज्य को भेजे गए, लेकिन वायसराय ने, लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। डलहौजी की एक विस्तारवादी नीति थी, राज्यों को हड़पने की नीति थी। उस नीति के तहत इसने जो दत्तक पुत्र वाला जो कानून बनाया, उसके तहत किसी भी दत्तक पुत्र को मान्यता प्रदान नहीं की जाती थी। ये सब डलहौजी के द्वारा जो किया गया उस समय, जो समझ लीजिए कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि इसने तैयार की। उत्तर भारत के समस्त राजा डलहौजी के इस निर्णय से, उसकी राज्य हड़पने की नीति से प्रताड़ित हो गए थे। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा झांसी की रानी हार गई। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से समायोजित करने का फरमान जारी कर दिया। 7 मार्च 1854 झांसी पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और झांसी की रानी को एक पेंशन मात्र 5,000 रुपये महीने देने का फरमान जारी किया, जिसे स्वाभिमानी रानी ने अस्वीकृत कर दिया। यह भी यानी कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कारणों में से एक प्रमुख कारण रहा है। परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़ करके शहर में बने हुए रानी महल के अंदर आकर के निवास करना पड़ा और यहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ किया। मगर रानी अपने इस अपमान से हिम्मत नहीं हारी। रानी ने सफलता प्राप्त करने के मार्ग को नहीं छोड़ा। वो सतत प्रयास करती रही, सतत प्रयत्न करती रही। उसका दृढ़ संकल्प था कि झांसी मेरी है और मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। और इस निश्चय के साथ ही उसने पुरुषों और महिलाओं को युद्ध कला में पारंगत करने का अभियान छेड़ दिया। उनके दल बनाए जाने लगे। महिलाओं का अलग दल बना, दुर्गावती दल। पुरुषों के दल बनाए जाने लगे। इन्हें धीरे धीरे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाने लगा और इसने झांसी के लिए फौज तैयार करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए झांसी की रानी ने, जो उस समय एक ऑस्ट्रेलियन बैरिस्टर हुआ करते थे मिस्टर लैंगजॉन, उनको भी झांसी के अंदर बुलाया। शायद एक पहला अंग्रेज था जिसे झांसी की रानी को साक्षात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रानी महल के अंदर इनकी मुलाकात निर्धारित हुई थी। मुलाकात के समय बताते हैं कि दामोदर राव ने पर्दे के पीछे बैठी हुई महारानी के सामने आए हुए पर्दे को हटा दिया और जॉन लेंग ने महारानी के दर्शन करके कहा कि काश आपके जैसी सुंदर और प्रतिभावान रानी को अगर मेजर जनरल ने देख लिया होता तो शायद झांसी का साम्राज्य आपको उपहार में दे दिया होता। तो बड़ी विनम्रता से झांसी की रानी ने जवाब दिया कि मैंने कोने कोने में चर्चाएं सुनी हैं कि आप गरीबों की मदद करते हैं। खैर, जॉन लेंग के द्वारा लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया गया, मगर वहां पर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई और यहीं से भारत की स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा ने उत्तरी भारत के नवाबों और राजाओं के अंदर असंतुष्टि के भाव पैदा कर दिए। सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। सब अपने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे और इन सब में प्रमुख थी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल। महान क्रांतिकारियों में नाम लिया जाता है उनका। बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल, स्वयं बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला, मर्दन सिंह, बख्त अली खान, तात्या टोपे, नाना साहब, सभी महारानी को सहयोग प्रदान करने लगे। महारानी की क्रांति कथा को आगे बढ़ाने के लिए सब एक से बढ़कर के एक प्रयास करने लगे और इस प्रकार से समग्र क्रांति की तिथि निर्धारित हुई। समग्र क्रांति की तिथि निर्धारित करने के लिए महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई ने एक आयोजन किया, उपनयन संस्कार का आयोजन अपने पुत्र दामोदर राव का।
उपनयन संस्कार का तो एक बहाना था। इस बहाने पूरे भारत के क्रांतिकारियों को, राजाओं को, नवाबों को वहां पर आमंत्रित किया गया और वहीं पर तात्या टोपे के साथ जो इनकी मंत्रणा हुई उसमें क्रांति कथा का प्रथम पृष्ठ आलेखित किया गया और तिथि निर्धारित की गई 31 मई 1857 कि 31 मई 1857 को समग्र क्रांति का शंखनाद किया जाए और गौरव की सत्ता को भारत से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि योजना बीच में ही खंडित हो गई। अति उत्साह के कारण कुछ क्रांतिकारियों ने मेरठ की छावनी में, कुछ ने बैरकपुर में, कुछ ने कानपुर में समय से पूर्व क्रांति का शंखनाद कर दिया, घोरों को मारना प्रारंभ कर दिया और कानपुर को तो उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त तक करा लिया। क्रांतिकारियों की फौज दिल्ली को हस्तगत करते हुए आगे बढ़ने लगी और काले खां के नेतृत्व में जब ये झांसी पहुंची तो झांसी की रानी ने उपहार स्वरूप इनको 3 लाख रुपए इनके मार्ग व्यय के लिए दिए और यहीं पर काले खां ने झांसी के किले को वापस अंग्रेजों से छीन करके हस्तगत करके झांसी की रानी को सुपुर्द किया। झांसी की रानी ने यहां से वापस अपने किले के अंदर प्रस्थान किया और झांसी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके भविष्य में होने वाले युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए झांसी की फौज को तैयार किया, नई तोपें बनाना प्रारंभ किया, बारूद इकट्ठा करना प्रारंभ किया। बहुत दूरदर्शी थी झांसी की रानी, उसे पता था कि अब अंग्रेजों से युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, अंग्रेज अपनी हार को पचा नहीं पाएंगे। उधर कानपुर निकल जाने के बाद जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था, कमांडर था ह्यूरोज, उसने अपनी सेना को संगठित किया और विद्रोह को दबाने का प्रयास करने लगा। कानपुर से होते होते धीरे धीरे बड़ी नृशंसता के साथ संपूर्ण मार्ग में हत्याएं करता हुआ वो झांसी की ओर बढ़ने लगा तथा झांसी की केमासन घाटी के मैदान में पूर्व और दक्षिण की ओर आकर के उसने अपना मोर्चा लगा लिया। अब युद्ध की घोषणा होना मात्र बाकी था। 23 मार्च 1858 को झांसी के प्रसिद्ध युद्ध का शुभारंभ हो गया। झांसी की रानी की सेना की कमान संभाली थी कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने। गुलाम गौस खान के नेतृत्व में झांसी की तोपें गरज उठी और 7 दिन तक झांसी की तोपों ने अंग्रेजी सत्ता की उस विशाल सेना को परास्त करने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रखी। अंग्रेजों के पैर उखड़ने लग गए, उनकी तोपें धराशायी होने लग गई। मगर कहा जाता है ना कि यह सफलता मिल कैसे जाती, क्योंकि हमारे देश में तो परंपरा ही दूसरी थी। अगर हमारे देश में गद्दारों की परंपरा नहीं होती तो मैं सोचता हूं कि आज संपूर्ण जम्बूद्वीप भारत का होता। जम्बूद्वीप के बाद भरतखंड है, भरतखंड के बाद आर्यावर्त, आर्यावर्त के बाद भारतवर्ष और भारत के भी न जाने कितने जो विभाजन हुए हैं, इनकी सबकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं कोई न कोई गद्दार ही है। इसी युद्ध के अंदर मोतीबाई और खुदाबख्श का बलिदान हुआ, मंडेर गेट पर सागर सिंह का बलिदान हुआ। अब जहां सागर सिंह का नाम आता है तो यहां पर एक छोटा सा उल्लेख मैं करना चाहूंगा। समय हो रहा है बहुत, मगर मैं अपनी बात को जल्दी में समेटने का प्रयास करता हूं कि सागर सिंह एक डाकू था जिसका आतंक पूरे बुंदेलखंड के था। इसे महारानी लक्ष्मीबाई ने परास्त करके अपनी सेना में सेनापति बनाया था और इसने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया था। और इसी युद्ध के अंदर, लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाले युद्ध के अंदर, यहां पर देखिए एक समानता बताता हूं मैं आपको, और वो समानता थी झांसी की रानी झलकारी में और महाराणा प्रताप के सेनापति झाला मन्ना के अंदर। जिस प्रकार से झाला मन्ना ने अपने प्राणों की आहुति देकर के महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, उसी प्रकार से झांसी की झलकारी ने स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप धारण करके महारानी लक्ष्मीबाई को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके और बंडेरी फाटक के पास से बुर्ज की दीवार अपने प्रसिद्ध घोड़े बादल की पीठ पर बैठ करके कूदी और निरंतर लगातार सतत चलती हुई 23 घंटे के अंदर 100 मील का सफर पूरा करके कालपी पहुंची। कालपी में जाकर के तात्या टोपे से मिली, नाना साहब से मिली, वहां पर यानी कि मर्दन सिंह से मिली, बख्त खान से मिली। इन सब ने योजना बनाई कि हमें यानी कि क्रांति की गतिविधियों को चलाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए किले की आवश्यकता है और वो किले की आवश्यकता हमारी ग्वालियर के किले से पूरी हो सकती है। ग्वालियर का राजा उस समय जो जियाजी राव सिंधिया था, अंग्रेजों का भक्त था, मगर उसकी सेना क्रांतिकारियों के साथ थी और सेना के क्रांतिकारियों के साथ होने के कारण परिवर्तन हुआ और झांसी के किले पर इनके आक्रमण के साथ ही झांसी का किला क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया। मगर दुर्भाग्य ने यहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दुर्भाग्य ने हमारा यहां इसलिए पीछा नहीं छोड़ा कि जिस किले को हस्तगत करने के बाद क्रांति की गतिविधियों को आगे बढ़ जाना चाहिए था, वो गतिविधियां आगे नहीं बढ़ी। नानाजी का राज तिलक किया गया, राज तिलक के राजभोज में यानी कि इतनी मस्ती में डूब गए सारे के सारे क्रांतिकारी, भूल गए अपना उद्देश्य, भूल गए। वहां पर भोज चलने लगे। कहा जाता है कि ग्वालियर के दुकानों में शक्कर समाप्त हो गई थी, इतनी रबड़ियां बनाई गई, इतनी भांग छानी गई। और इधर ह्यूरोज पीछा करता करता, झांसी की रानी का पीछा करता करता ग्वालियर तक आ गया।
बंधुओं, मात्र 375 दिन झांसी की रानी ने अपने किले के ऊपर शासन किया, मगर 375 दिन के इस शासन को ऐतिहासिक शासन बना करके रख दिया। और यहां पर उनके जो दो गद्दार सामंत थे, राव दुलाजू और पीर अली खान, जिनकी बदौलत झांसी को हस्तगत होना पड़ा अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने सैयर गेट और ओरछा गेट को अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जहां से अंग्रेजों की सेना ने झांसी के किले में प्रवेश किया था। आज भी झांसी के लोग उस दीवान दुलाजू की जो कटेरा के अंदर कब्र बनी हुई है, उस पर जूते मार करके अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं। खैर, हम बात करते हैं, वापस आते हैं संयुक्त सेना के ग्वालियर पर आक्रमण, ग्वालियर पर अधिकार, और अधिकार के बाद विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलना। रानी इसके विरुद्ध थी। रानी राजमहल के अंदर नहीं गई। रानी ने अपने 300 लाल कुर्तीधारी सैनिकों के साथ बाहर बाग में यानी कि अपना डेरा डाला हुआ था। रानी की सेना को लाल कुर्तीधारी सेना कहा जाता था। और आखिरकार वो अशुभ दिन भी यानी कि हमारे इतिहास को आलेखित करने के लिए आ गया। 18 जून 1857 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध क्या हुआ? महारानी के बलिदान की प्रारंभिक रूपरेखा प्रारंभ हुई। युद्ध के अंदर जैसा होना था, छोटी सी सेना के साथ महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों काशी, मुंदर, सुंदर के साथ युद्ध भूमि में उतरी, घेर ली गई। मगर घोड़े की लगाम अपनी दांतों में दबाकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर इसने ललकार करके अपनी सेना से कहा कि मेरे पीछे आओ, और अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई आगे बढ़ गई। रानी सकुशल बाहर निकल जाती, मगर सोनरेख नाले के पास आकर के अंग्रेजों की गोलाबारी में इनका घोड़ा पहले घायल हो चुका था। दूसरा नया घोड़ा जो इन्होंने आरोहण के लिए लिया था, वो ठिठक गया। उसने नाले को पार करने से मना कर दिया, और यहीं पर आकर के अंग्रेजों ने वापस महारानी को घेर लिया। एक सिपाही ने पीछे से एक हूल मारी, एक उसकी सांग की, और इनकी छाती को भेदती हुई चली गई। रानी पलट करके उस हूल मारने वाले अंग्रेज सिपाही का सर काट दिया। वहां पर पीछे से ही एक और वार इनकी सर के ऊपर किया गया, तो इनकी बाईं आंख कट करके लटक गई। वहां से खून की धारा बहने लगी। रानी देख नहीं पाई, मगर उस अदृश्यता की स्थिति में भी दोनों हाथों से तलवार चलाती रही। कहा जाता है कि जितने गोरे उसके सामने पड़े, उन सबको उसने काट करके फेंक दिया। आखिरकार इनकी जंगा पर एक भीषण वार हुआ, और रानी यानी कि जमीन पर गिर गई। मगर गिरने के बाद भी उसके प्राण नहीं त्यागे। उसके साथ रामचंद्र राव और गुल मोहम्मद थे। ने कहा कि मेरी देह को, मृतदेह को अंग्रेज छू नहीं पाए, इस देह को आप लोग सुरक्षित ले जाएं। और उन्होंने गंगा बाबा की कुटिया में ले जा करके महारानी की चिता जला दी। इस प्रकार से जीते जी अंग्रेज महारानी की देह को नहीं छू पाए। बंधुओं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं केवल अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना सा कहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र युद्ध में अपने जीवन का अंतिम आहुति दे करके जनता जनार्दन की चेतना को जागृत कर दिया और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का संदेश दिया। मगर आज दुर्भाग्य, हम उसी झांसी की रानी को भूल करके बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम देता हूँ, और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये 4 पंक्तियां आप सब लोगों के बीच में एक चेतना का कार्य करें, एक नवीन प्रेरणा आपको प्रदान करें। लीजिए मित्रों, कि भूल गए हम जौहर कैसे, भूल गए हम जौहर कैसे तलवारों के पानी का, भूल गए हम जौहर कैसे तलवारों के पानी का, याद नहीं रख पाए पौरुष मर्द मनी मर्दानी का, कि क्रांति कथा लिखने को फिर से इस बलिदानी धरती पर, क्रांति कथा लिखने को फिर से इस बलिदानी धरती पर, आह्वान हमें करना होगा झांसी वाली रानी का, आह्वान हमें करना होगा झांसी वाली रानी का। अगले वीडियो के अंदर मैं अपनी कविता के द्वारा झांसी वाली रानी के युद्ध क्षेत्र का और जीवन चरित्र का उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। आप सबसे निवेदन है कि उस वीडियो की अवश्य सुने। जय मातृभूमि मित्रों, जय 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 झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। शत शत वंदन करता है ये कवि, कोटि कोटि अभिनंदन करता है, आपका पुनः आह्वान करता है इस राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए। जय मातृभूमि, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।